हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। अपने भविष्य निर्माण के लिए ना किसी पर्टिकुलर दिन की यार मैं कल से ऐसा करना स्टार्ट करूँगा या मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में ऐसी चीज़ें करूँगा, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आपके पास आज जो प्रेजेंट मोमेंट है, आप उसमें जो भी काम करेंगे उससे आपका एक अच्छा भविष्य निर्माण हो सकता है। आपका भविष्य बनाना बिगाड़ना आपके खुद के हाथ में है। अच्छी चीज़ें आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आने वाले कल में सब मंगल ही मंगल होगा। लेकिन अगर आज से ही आपने टालना शुरू कर दिया तो फिर आगे भी आपकी आदत टालने की रहेगी, आगे भी आपकी आदत एक्शंस ना लेने की रहेगी। ठीक है, ख्यालों में तो हम कलेक्टर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ख्यालों में तो हम एसएससी क्वालिफाई करके वो गाड़ी बंगला वो सारी चीज़ें या वो रेपुटेशन या लोगों की वाहवाही बटोर लेते हैं। ख्यालों में तो हम अपने इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं अलग अलग चैनल्स को, बट एक्चुअल में ये चीज़ें, हकीकत में ये चीज़ें कब होंगी? जब हम आज मेहनत करना शुरू करेंगे, और वही आज हमारे पास है जो हमारे अच्छे फ्यूचर की गारंटी हमें दे सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। पिछले पैसेज में मैंने कुछ अपना पर्सनल अगर पॉलिटिकल ओपिनियन बताया था तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, बीइंग एन एडुकेटर, बीइंग अ टीचर, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैंने बाय मिस्टेक की है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और हाँ, ये बात वैलिड है, ये बात जायज़ है कि इस वक्त पे हमारे पॉलिटिकल गलियारों में कुछ हलचल हुई है तो ज़्यादातर जो न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडिटोरियल्स आ रहे हैं, वो अलग अलग राइटर अपने ओपिनियन उन्हीं पॉलिटिकल जो ये उथल पुथल चली हुई है ना उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें रेलेवेंट हैं एग्ज़ाम से, नहीं है, ये बात की बात है। क्योंकि अगर तब तक और करंट इवेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं जो इससे भी ज़्यादा महत्व रखेंगे तो वो आएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हमें अपनी प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करनी है। तो अभी के लिए आप इसमें कोई भी, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, आम आदमी पार्टी को, किसी को भी सपोर्ट करते हो, इस सब चीज़ों से हटके आपने सिर्फ ये देखना है कि राइटर क्या बोल रहा है, जिसने ये पैसेज लिखा है, एडिटोरियल लिखा है, वो क्या बोल रहा है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं। सरकार की निंदा करके आप सरकारी सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपको यहाँ पे, और दूसरी चीज़, जब आप सरकारी सिस्टम का पार्ट होते हैं तब आपको वो जो पॉलिसी आई है उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। कोई भी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। आपको कुछ नहीं देखना कि कौन इसके फेवर में है, कौन इसके अगेंस्ट में है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या कह रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिनायल ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट फर्दर्स डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया। बोल रहे हैं डिनायल मतलब मना कर देना, किस चीज़ को? कि लेजिस्लेटिव डिबेट यानी कि संसद में डिबेट नहीं हो पा रही है, संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, संवैधानिक चर्चा नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या हो रहा है? डेमोक्रेटिक मतलब कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, उसको बैकस्लाइडिंग यानी कि उसके पतन की ओर धकेल दिया जा रहा है और ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है। अगर हम डिबेट नहीं होंगे तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो पतन की ओर जा रही है हिंदुस्तान में, ऐसा ये कह रहे हैं। Both the security breach in parliament last week, featuring a theatrical attempt by individuals to highlight an issue of public importance। बोल रहे हैं दो जो सिक्योरिटी ब्रीच हुए पार्लियामेंट में लास्ट हफ्ते, ठीक है, जिसमें कि एक बड़ा थिएट्रिकल मतलब नाटकीय अटेम्प्ट किया गया, प्रयास किया गया, किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स, लोगों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा। किसके लिए? कि वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के, जनहित के कुछ इश्यूज, मसले जो हैं उनको संसद में रख पाएँ, हाईलाइट कर पाएँ कि भाई हम इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप हमारी बात सुनो। तो ये दोनों जो इंसिडेंट्स हैं, सिक्योरिटी ब्रीच मतलब सिक्योरिटी को तोड़ना,
और क्या मसले थे इसमें? अनएम्प्लॉयमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स हैव बीन डीपली प्रॉब्लमैटिक। जो मसला था वो था अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे बात करिए बोथ, तो पहली चीज़ तो हो गई कि मसला जो था वो मसला था अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा ये तो फर्स्ट हो गया, बोथ में मतलब दो चीज़ें आएंगी, तो फर्स्ट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा था कि यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार का जो रिस्पॉन्स आया है वो दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। The government's timing of any debate over this issue, तो बोल रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, बाधा डाल रही है इस मसले पे कोई भी डिबेट करने में पार्लियामेंट में, ठीक है, वो नहीं करना चाह रही कोई भी डिबेट पार्लियामेंट में इस मसले पे। एंड द चेयर्स रिकॉर्ड्स टू एन अनप्रेसिडेंटेड हाई नंबर ऑफ सस्पेंशन। और चेयर मतलब वहाँ पे संसद में जो होते हैं ना कि इस वक्त पे अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो जो संसद में जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो सहारा लिया है किस चीज़ का, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्ण हाई नंबर ऑफ सस्पेंशन यानी कि उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, तो सस्पेंड कर दिया गया। बोल रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सरकार एक तो डिबेट नहीं करवा रही, और जो पदाधिकारी हैं वहाँ पे अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एमएलएज एमपीज को सस्पेंड किया है ऑफ ऑपोजिशन लेजिस्लेटर्स। और ज़्यादातर किसके हैं ये? ऑपोजिशन के विधायक हैं। फॉलोइंग देयर डिमांड फॉर अ स्टेटमेंट इन द हाउसेज एंड अ डिबेट, जिसमें कि क्यों उनको किया गया सदन से बाहर, क्यों उनको सस्पेंड किया गया? क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे सदन में कि इसके ऊपर स्टेटमेंट आए सरकार से, ठीक है, और साथ ही साथ इसके ऊपर चर्चा करवाई जाए। हैव बीन इन लाइन विद इट्स डिसरिगार्ड ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी के अनुसार है। किसके अनुसार है? जो कि क्या कर रहे हैं, इनका अभी चल रहा है ना कि हाँ ये उपेक्षा कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ की? डेलिब्रेटिव मतलब थॉटफुल। अगर कोई भी अच्छे विचारों के साथ में अपनी डेमोक्रेसी को रखने के लिए कुछ सवाल पूछेगा तो उसकी ये आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, ये उसकी तरफ इशारा करता है। इन लाइन मतलब बिल्कुल उसी के समकक्ष है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है ये। As many as 78 opposition members of parliament were suspended on Monday. बोल रहे हैं सोमवार को 78 लगभग 78 opposition members जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। 14 more were suspended earlier, 14 इससे पहले ही सस्पेंड कर दिए गए थे। 92 इन टोटल, यानी कि टोटल में 92 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया है। एंड नियरली मैचिंग 94 सस्पेंशंस ओवरऑल सिंस 2014 प्रायर टू दिस सेशन। और बोल रहे हैं जो अब लगभग 94 सस्पेंशंस ओवरऑल हो चुके हैं 2014 से प्रायर टू दिस सेशन, मतलब इस सेशन से पहले 2014 से लेकर अब तक 94 सस्पेंशंस हो चुके हैं। अनलाइक इन द टू लोकसभास 2004 to 14 when 2004 and 14 when even ruling party legislators including rebels were suspended for unruliness। बोल रहे हैं 2004 से 14 के बीच में दो लोकसभा में ऐसा हुआ है जब सदस्यों को सस्पेंड किया था, जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी थे उनके सदस्य भी शामिल थे, उसमें रिबेल्स भी शामिल थे। इनको सस्पेंड किया गया था अनरूलीनेस, यानी कि डिसऑर्डर में वो मिसबिहेव कर रहे थे, डिसऑर्डरलेस थी वहाँ पे, तो इस मसले पे उनको यहाँ से निष्कासित किया गया था, हटाया गया था। ओनली ऑपोजिशन मेंबर्स हैव बीन सब्जेक्ट टू सस्पेंशन। तो बोल रहे हैं कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों को भी सस्पेंड किया जाता था, बट अब उसके विपरीत, अनलाइक मतलब उसके बिल्कुल विपरीत, अब क्या हो रहा है, केवल ऑपोजिशन के मेंबर्स को ही सस्पेंड किया जा रहा है, विच इंक्लूड्स दोज फॉर फार लेस सीवियर ऑफेंस सिंस 2014। बोल रहे हैं जिसमें कि वो लोग भी शामिल हैं जिनके बहुत ही कम सीवियर मतलब बहुत ही कम ऑफेंसिव जो गुनाह है कि छोटी बहुत किसी ने बात भी बोल दी तो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। उनका इतना गुनाह कोई बड़ा भी नहीं था, फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया। और ये कब से हो रहा है? 2014 के बाद से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लीज बीजेपी कांग्रेस ये मत करने लग जाना, किसी पार्टी का सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, जो राइटर ने बोला है बस वही आपको बता रहे हैं, ओके।
द हॉलमार्क ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज डेलिब्रेशन। बोल रहे हैं कि जो एक ट्रेडमार्क है ना किसी भी कार्यशील डेमोक्रेसी का, वो है वहां पे विचार विमर्श। डेलिब्रेशन मतलब सोच विचार करके विचार विमर्श करने की शक्ति। अब हम इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी सदन में चीजों के ऊपर चर्चा होती है। यहाँ तक कि गे बिल्स जो हैं, इन चीजों के ऊपर जो हमारा ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इतने ज्यादा अभी फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है, तो ओल्ड स्कूल जिनको बोला जाता है कि वैसे हैं, बट स्टिल वो लोग ऐसे टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और यही खासियत है एक डेमोक्रेसी की। wherein elected legislators debate and discuss issues of public import and seek solutions to issues that affect citizens। बोल रहे हैं जहां पे जो चुने हुए सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, विधायक होते हैं, वो डिबेट करते हैं और चर्चा करते हैं किसके ऊपर? उन सभी मसलों के ऊपर जो पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट है और जिनका समाधान हमें करना होता है, जो कि इस तरीके से कि सिटीजन्स को जो भी चीजें इफेक्ट करती हैं उसका समाधान हमें करना होता है। A thorough deliberation involves not just televised speeches from parliament but also debates। बोल रहे हैं कि अगर हमें एक बहुत ही व्यापक, थरो मतलब व्यापक, डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श करना है, तो उसमें केवल टेलीवाइज स्पीचेस नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट की, अच्छे उन्होंने ये भाषण दिया वो भाषण दिया, उसका टेलीविजन में दिखाना केवल वही महत्व नहीं रखता, बल्कि इसमें डिबेट्स, बहस, ये सारी चीजें जो है यही एक व्यापक डेलिब्रेशन का हिस्सा है। The utilization of parliamentary and standing committees to delve into the issues, और साथ ही साथ यूटिलाइजेशन यानी कि पूरा उपयोग करना किसका? पार्लियामेंट्री स्पेस का, स्टैंडिंग कमिटीज का, किस चीज के लिए? टू डेल्व इनटू मतलब गहरा अध्ययन करने के लिए, एंड फॉर इनटू द इश्यूज, कोई भी मसला है उसमें गहरा अध्ययन करने के लिए पार्लियामेंट्री या फिर स्टैंडिंग कमिटीज का इस्तेमाल करना, एंड फॉर बिल्स एंड लेजिस्लेशंस टू बी डिस्कस्ड थ्रेडबेयर, और बिल्स और लेजिस्लेशंस का यहाँ पे डिस्कशन करना पूरे थ्रेडबेयर मतलब थरोली, बहुत ही व्यापक, इन डिटेल यहाँ पे इनके ऊपर चर्चा करना, डिस्कशन करना, ये सब पार्ट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। बिफोर कंसिडरेशन, इससे पहले कि इनको सहमति के लिए, विचार विमर्श के लिए लाया जाए, उनके ऊपर चर्चा करना, यही एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। इंस्टेड ओवर द कोर्स ऑफ रीसेंट पार्लियामेंट्री सेशंस, बल्कि बट अब क्या हो रहा है, इसके बजाय अब क्या हो रहा है, पिछले कुछ पार्लियामेंट्री सेशंस के दौरान में, ड्यूरिंग द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस टेन्योर, जब एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का कार्यकाल चला है, देयर हैव बीन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट ब्रोबीटिंग द ऑपोजिशन, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुई हैं जब ऑपोजिशन को ब्रोबीट करना मतलब धमकाया जा रहा था, धमकाना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं जब ऑपोजिशन को धमकाया गया। गेटिंग बिल्स पास्ड विदाउट एडिक्वेट डिस्कशन, बिल्स को बिना कोई पर्याप्त डिस्कशन के पास कर दिया गया। डिसअलाउइंग अमेंडमेंट्स ऑन मेरिट, मेरिट के बेस में कोई भी संशोधन नहीं किया गया, उनको मना कर दिया गया। एंड अंडर यूटिलाइजिंग स्टैंडिंग एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज, और स्टैंडिंग कमिटीज और पार्लियामेंट्री कमिटीज की जो पावर्स हैं उनको कम कर दिया गया, उनको अंडर यूटिलाइज किया, यानी कि उनका प्रॉपर यूज नहीं किया गया। while trying hard to play to the gallery, और play to the gallery का मतलब होता है दर्शकों को प्रभावित करना, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया कि हम दर्शकों के अंदर अच्छी छवि बना पाए, उनको उनके सामने उनको प्रभावित कर पाए। एक तरीके से शो ऑफ किया जा रहा था कि देखो जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड पार्लियामेंट्री वर्क हैव बीन गिवन शॉर्ट शिफ्ट, वहीं पे जो विधानसभा की कार्यप्रणाली है या फिर पार्लियामेंट्री वर्क है, उनको क्या करा है, शॉर्ट शिफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या तो थोड़ा बहुत ध्यान देना या बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उनके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता था या शायद बिल्कुल नकार दिया जा रहा था। वाइल
theatrics by legislators in both the treasury and opposition benches, और साथ बजाय इसके क्या किया जा रहा था, नाटकीयकरण किया जा रहा था विधानसभा का, विधायकों का, दोनों ही, ट्रेजरी यानी कि जो सत्ता पक्ष में है उनके द्वारा भी, और जो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं उनके द्वारा भी, दोनों के द्वारा ही नाटकीकरण किया जा रहा था। एंड वन अपमैनशिप थ्रू द यूज ऑफ सस्पेंशंस, और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा था कि भाई हम उनसे एक दूसरे से भी ज्यादा बड़े हैं, हम उनसे ज्यादा महान हैं, हम उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं, ये चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही थी सस्पेंशंस का इस्तेमाल करके। हैव डोमिनेटेड प्रोसीडिंग्स, तो इन्होंने कोई भी कार्यवाही के ऊपर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, कि यानी कि कार्यवाही के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था जितना बाकी फिजूल की बातों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। It is no wonder that such actions have compelled, पुनः इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि इस तरीके के जो एक्शंस हैं वो कंपेल यानी कि मजबूर कर देते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सच एज वी-डेम इंस्टीट्यूट, जो कि ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट बनाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिसर्च करते हैं, जैसे कि वी-डेम इंस्टीट्यूट, टू कैरेक्टराइज इंडियाज डेमोक्रेसी एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जिसने कि क्या किया है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कहा है कि ये एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे जो सत्ता में आ गए उनका ही राज चलता है, उनकी डिक्टेटरशिप चलती है, ऐसा उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कहा है। वर्स द यूज ऑफ द ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इससे भी ज्यादा खतरनाक, इससे भी ज्यादा खराब क्या चीज है, जो एक ड्रैकोनियन यानी कि बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर एक एक्ट है, प्रावधान है, वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टू इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट डिसेंटर्स, जिसके तहत अंधाधुंध, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुंध या फिर रैंडमली टारगेट किया जा रहा है डिसेंटर्स को। डिसेंटर्स मतलब वो व्यक्ति जो सरकार से असहमति जता रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। सच एज द प्रोटेस्टर्स हु थ्रू कैनिस्टर्स एंड रेज स्लोगन्स इन पार्लियामेंट लास्ट वीक, जैसे कि वो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने कुछ कैनिस्टर्स यानी कि कैनिस्टर्स मतलब कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स फेंके और पार्लियामेंट में कुछ स्लोगन्स होते हैं ना कि हाँ भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये क्या होते हैं, स्लोगन्स होते हैं कि जो आप आजादी के नारे, जो नारे लगाते हैं उनको बोला जाता है। तो पार्लियामेंट में जो पिछले हफ्ते प्रोटेस्टर्स ने ये काम किया, उनके तहत भी, उनके ऊपर भी ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। हैज ऑल्सो फॉलन इनटू रीसेंट पैटर्न ऑफ डेलिबरेट इक्वेशन ऑफ डिसेंट विद टेरर, बोल रहे हैं ये भी उस कैटेगरी में आ गए हैं जब किसी का विद्रोह जो है उसको देशद्रोह का नाम दे दिया जा रहा है, टेररिज्म का नाम दे दिया जा रहा है, ये भी उस कैटेगरी में आ गए हैं। अगेन दिस हैज लेड द यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस, बोल रहे फिर क्योंकि हमने उनको भी उस कैटेगरी में डाल दिया, तो इससे क्या हुआ कि यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस कोई कंपनी है दैट मेजर्स सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज, जो कि किसी भी देश के अंदर होने वाली सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज को मापती है। इन्होंने क्या किया, टू डिक्लेयर इंडिया एज पार्शली फ्री, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से आजाद नहीं है, पार्शली फ्री है, यानी कि कुछ इतना ज्यादा कुछ फ्रीडम नहीं है लोगों के पास, वो एक सरकार के कंट्रोल में है, एक सरकार के अंदर, जैसे हम गुलाम अंग्रेजों के थे वैसे ही अब हम एक सरकार के गुलाम हैं। द रीसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट ओनली कंट्रीब्यूट फर्दर टू द बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये हमने पहले पढ़ा था कि जो अभी के एक रीसेंट कुछ एक्शंस हैं सरकार के, ये केवल और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो और ज्यादा नीचे गिर रही है। मेकिंग दीज डेवलपमेंट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, जिसकी वजह से ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, घटनाक्रम है, ये अब एक बहुत गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ठीक है, ये था पैसेज। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मैं आपको एक बार इसकी थोड़ी सी समरी दे देती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। हमें पता है कि पार्लियामेंट पे हमला हुआ, वो स्मोक बॉम्ब्स वगैरह वहां पे चलाया गया, स्मोक वहां पे प्रोड्यूस की गई, जो व्यूअर्स केबिन था वहां से लोग जंप करके
पार्लियामेंट के बीच में आगे इन प्रोसीडिंग, ऑल्दो 0 आर थे पर काफी संख्या में वहां पे लोग मौजूद थे, पार्लियामेंट मेंबर्स मौजूद थे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उसके ऊपर ऑपोजिशन चाहता है कि भाई हम चर्चा करें इसके ऊपर। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन का काम, चाहे बीजेपी ऑपोजिशन में हो चाहे कांग्रेस ऑपोजिशन में हो, वो तो जो सत्ता पक्ष है उसको घेरना चाहते ही है ना। तो वो चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर डिस्कशन करवाना नहीं चाहती। इसी के साथ साथ में क्या हुआ कि गवर्नमेंट डिस्कशन नहीं कराना चाहती और जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया पार्लियामेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कंपैरिजन दिखाए कि 2014 से पहले 2004 से 2014 तक जो सस्पेंशंस होते थे उसमें रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी शामिल होते थे, जो वहां पे अराजकता फैलाने की कोशिश करते थे, वो सब शामिल होते थे। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा हो गया है कि केवल ऑपोजिशन के ही मेंबर्स को सस्पेंड किया जा रहा है। रूलिंग पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वो उन्होंने बताया कि भाई अगर हम डेमोक्रेसी में बातचीत करने की आज़ादी को छीन लेते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी का भी पट्टाधार हो जाएगा, डेमोक्रेसी भी गई पानी में। ठीक है, ऐसा हालात हो जाएंगे। डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री डिबेट, की पार्लियामेंट में डिबेट करने की आज़ादी नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने कुछ उदाहरण दी कि कई सारे बिल्स जो हैं बिना डिस्कशन के पास हो गए। ठीक है, हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का और बाकी कमेटीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ना केवल सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी इस वक्त पे ज्यादा जो ध्यान है वो कार्यवाही के ऊपर ना देते हुए नाटकीयकरण के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, और उसी की बेसिस पे दुनिया भर में जो हमारी साख है वो भी गिर रही है। हमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का नाम दे दिया गया, हमारे जो लॉज हैं उनको ड्रेकोनियन लॉज का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद में एक और यूएस बेस्ड फ्रीडम हाउस ने हमें पार्शली फ्री नेशन का नाम दे दिया। तो ये सारी चीजें जो है हमारी छवि को खराब कर रही हैं, और फिर यही वो बताते हैं कि सरकार को अपने एक्शंस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका जिस तरीके के सरकार ने एक्शंस लिए ये बहुत ज़्यादा गंभीर जो है चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये था पैसेज। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। पहले पैसेज आप खुद पढ़ना, उसके बाद ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके यहाँ पर आना पढ़ने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, की पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो ओवर 100 ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर सस्पेंडेड, तो ओवर 100 नहीं थे, 94 के अराउंड थे। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट हैज एनकरेज्ड एक्सटेंसिव डिबेट एंड अमेंडमेंट ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, बोल रहे हैं कि एनडीए सरकार ने बहुत इनकरेज करा, यानी कि प्रोत्साहित करा है कि हम विस्तार में इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कोई भी बिल्स होंगे अमेंडमेंट के उनके ऊपर हम विस्तार में चर्चा करेंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि एनडीए के ऊपर आरोप यही लग रहा है कि वो चर्चा करवाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बी पॉइंट, इनकरेक्ट हो गया। सिंस 2014 ओनली ऑपोजिशन मेंबर्स हैव बीन सब्जेक्ट टू सस्पेंशन इन लोकसभा। राइटर ने ये कहा है कि 2014 के बाद से केवल ऑपोजिशन मेंबर्स के ऊपर ही गाज गिर रही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वी डर्म इंस्टीट्यूट एंड फ्रीडम हाउस हैज प्रेज्ड इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, इनकरेक्ट है। वी डर्म हाउस ने बोला है कि भाई क्या ऑटोक्रेसी है। ठीक है, और फ्रीडम हाउस ने बोला है कि भाई ये पार्शियली फ्री स्टेट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to passage, what has been a recent trend in Indian Parliament's handling of dissent? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या recent trends हमें देखने मिले हैं पार्लियामेंट में डिसेंट यानी कि विद्रोह को, यानी कि आपसे डिसएग्रीमेंट को हैंडल करने का क्या तरीका देखने मिला है। इंक्रीजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टैंडिंग कमिटीज, इनकरेक्ट है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इक्वेटिंग डिसेंट विद टेररिज्म एंड यूजिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अगेंस्ट डिसेंटर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कि भाई डिसेंट को, यानी कि आपसे विचार नहीं मिलते, उसको उन्होंने डिसएग्रीमेंट को उन्होंने टेररिज्म के कैटेगरी में डाल दिया कि हमसे डिसएग्री करेंगे मतलब कि टेररिस्ट हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, और उनके ऊपर साथ ही साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाने लगी।
ठीक है। एनकरेजिंग ओपन डिबेट्स, ओपन डिबेट्स को तो एनकरेज किया ही नहीं जा रहा। सस्पेंशन ऑफ लेजिस्लेचर्स फ्रॉम बोथ द रूलिंग एंड ऑपोजिशन, जब बात आ गई बोथ रूलिंग तो बोथ नहीं है, केवल ऑपोजिशन की बात की है राइटर ने, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट tone does the passage predominantly exhibit regarding the current state of legislative affairs in India? यानी कि कह रहे हैं कि पैसेज में कौन सी टोन करंट लेजिस्लेटिव अफेयर्स यानी कि विधानसभा में जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको कौन सी टोन दिखाती है। तो देखो टोन उन्होंने क्रिटिकल टोन यूज़ करी है। क्रिटिकल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि डिसरिगार्डेड ऑफ for deliberative democracy, problematics, timing of any debate, backsliding of democracy, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्रिटिकल और कंसर्निंग है, ठीक है, चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राइटर ने चिंता जाहिर करी है कि इससे हमारी डेमोक्रेसी को हानि पहुँच रही है और ग्लोबल लेवल पे भी जो हमारी प्रेजेंस है उसको क्षति पहुँच रही है, हमने जो नाम बनाया है उसको क्षति पहुँच रही है। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, होपफुल नहीं है, न्यूट्रल और ऑब्जर्वेशनल नहीं है, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की इंडियन पार्लियामेंट कितना प्रभावी है, तो उसके ऊपर हमने बात नहीं करी है। द एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, वो भी इनकरेक्ट है, हमने उसके ऊपर भी चर्चा नहीं करी है। द डिक्लाइन ऑफ डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसके ऊपर भी चर्चा नहीं हुई है। व्हाट डज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी ब्रीच इन पार्लियामेंट सजेस्ट अबाउट इट्स स्टैंड्स ऑन लेजिस्लेटिव डिबेट, क्या उनके बारे में बताता है कि वो विधानसभा के डिबेट्स को कैसे सोचते हैं, केंद्र सरकार कैसे सोचती है विधानसभा के डिबेट्स के बारे में। द गवर्नमेंट इज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इनकरेक्ट है, ओपन नहीं है वो। The government's actions indicate a disregard for deliberative democracy by stifling debate and dissent. बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना, कि वो डिसरिगार्ड करते हैं डेमोक्रेसी का, डिबेट्स और डिसेंट को रोक कर। सो ऑप्शन 2 तो करेक्ट है। द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइजेस सिक्योरिटी एंड ऑर्डर इन पार्लियामेंट ओवर द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो सिक्योरिटी को ज़्यादा महत्व देती है बजाय कि इसके ऊपर चर्चा करने के या फिर पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के, वो बेहतर ये समझती है कि हम सिक्योरिटी को महत्व दें। तो ये इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली प्रमोटिंग अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच बाय एनकरेजिंग ओपन डिबेट्स, इनकरेक्ट है ये भी। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन 2 इज करेक्ट, और केवल ऑप्शन 2 जहाँ है ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ डज पैटर्न ऑफ सस्पेंशंस इन पार्लियामेंट सिंस 2014 कंपेयर टू द पीरियड ऑफ 2004 to 14 एंड व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी मेड अबाउट गवर्नमेंट्स अप्रोच टू डिसेंट, कि 2014 के बाद लेके अब तक का और 2004 से 14 तक का जो कंपैरिजन किया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो 2004 से पहले जो 4 से 14 तक में जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं चाहे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं सबको सस्पेंड किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद में राइटर के अकॉर्डिंग जो केवल ऑपोजिशन के ही मेंबर्स को सस्पेंड किया जा रहा है। Suspensions have become more frequent and are primarily directed at opposition members, correct है इतना। Suggesting a partisan approach to discipline, correct है। Suspensions are less frequent तो है ही नहीं, ज़्यादा हो रहे हैं। Indicating a stricter parliamentary discipline system, incorrect है ये। The government shows an inequitable approach to discipline with suspensions evenly distributed among all legislatures, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि 2014 के बाद से राइटर का ये कहना है कि केवल ऑपोजिशन को ही टारगेट किया जा रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सस्पेंशंस आर रेयर अकरेंसेस यूज्ड ओनली इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ अनरूलीनेस, ये भी इनकरेक्ट है कि अब ये रेयर केसेस नहीं रह गए, अब तो ये आए दिन देखने मिलते हैं और ऐसा भी नहीं है कि अनरूलीनेस की वजह से दिखाई देते हैं, ऑपोजिशन को सप्रेस करने के मकसद से भी दिखाई देते हैं। तो केवल ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, यानी कि only one, option A is correct. Which of the following statements is incorrect based on the passage about the state of democracy in India? कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, यानी कि सही नहीं है।
A key feature of the functional democracy is the thorough deliberation of issues by elected legislators. करेक्ट है ये कि मुख्य फंक्शन जो है किसी भी डेमोक्रेसी का वो यही है कि जो मसले हैं वो चुने हुए विधायकों द्वारा वहाँ पे चर्चा में लाया जाए, चर्चा की जाए उनके ऊपर, इंक्लूडिंग डिबेट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कमिटीज. तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. Recent parliamentary sessions have seen a fair use of parliamentary and standing committees. Incorrect है, जो recent parliament sessions हैं उनमें कम हो गया है इनका इस्तेमाल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है. Global democracy reports have labeled India as electoral autocracy due to nature of its legislative practices. बोल रहे हैं कि दुनिया भर की जो ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट्स हैं उनने हिंदुस्तान को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का नाम दिया है. क्यों? क्योंकि हमारी जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस है उनकी वजह से. तो ये भी करेक्ट है. द यूज ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इक्वेटिंग डिसेंट विद टेरर, leading to India being declared partially free by the US based Federation Freedom House. तो यहाँ पे केवल बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिनोनिम फॉर डेलिब्रेशन. अब डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? विचार विमर्श करना, सोच विचार के किसी चीज़ का डिस्कशन करना. ठीक है, ये होता है डेलिब्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसका सिनोनिम बताना है. नेग्लिजेंस मतलब नज़रअंदाज करना. कंटेम्पलेशन मतलब कि कोई भी एक्शंस जिनके लिए आपने बहुत ही विचार विमर्श किया हो लंबे समय तक. ठीक है, तो वो हो गया कंटेम्पलेशन. तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है. फिट बैठ रहा है डेलिब्रेशन के साथ में. इनडिफरेंस यानी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर परवाह नहीं है, या फिर उससे रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, और हैस्टीनेस जल्दबाजी में कोई काम करना. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी कंटेम्पलेशन इज करेक्ट. हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट को लिखना है. द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय. अब जब हमने एक्टिव फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्टेड बाय वाला जो फॉर्म है वो नहीं आएगा. बाय द फेमस फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टूडियो. तो एक मूवी है जो कि डायरेक्ट की गई है, तो द मूवी क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट करना या क्या है हमारा? वॉज डायरेक्टेड. ये क्या है? हमारा वर्ब है. और द फेमस फिल्म मेकर जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा. ठीक है, द फेमस फिल्म मेकर डायरेक्टेड द मूवी एंड प्रोड्यूस्ड बाय. अब सेकेंड पार्ट एंड के बाद वाला पार्ट देखते हैं. एंड प्रोड्यूस्ड बाय, तो बाय जो है प्रोड्यूस करना, यानी कि ये हमारा वर्ब है. और किसके द्वारा? बाय द स्टूडियो. द स्टूडियो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. तो एंड द स्टूडियो क्या किया? उसको प्रोड्यूस्ड इट. किसको? द मूवी. तो दोबारा से द मूवी नहीं लिख के क्या बोल देंगे? इट. ठीक है, सो द फेमस फिल्म मेकर डायरेक्टेड द मूवी एंड द स्टूडियो प्रोड्यूस्ड इट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्योंकि अब देखो बी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगेन डायरेक्टेड बाय इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने बाय नहीं करना, प्रोड्यूस्ड बाय नहीं करना. द फेमस फिल्म मेकर एंड द स्टूडियो कोलैबोरेटेड टू मेक द मूवी. हमने स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी. ठीक है, तो ये पता चल गया. बाकी तीनों क्यों नहीं होंगे और ए क्यों होगा. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Though Ravi is silent and reserved, he has got a finger in every pie. बोल रहे हैं कि हालांकि रवि जो है बहुत शांत स्वभाव का, रिजर्व्ड नेचर का व्यक्ति है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, पर फिर भी अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब हर एक काम में उसने अपने आप को शामिल किया हुआ है, हर एक काम में वो पार्टिसिपेट किया हुआ है. ठीक है, सो स्पेशल इंटरेस्ट इन सर्टेन थिंग्स, कि उसका कुछ इंटरेस्ट है कुछ चीज़ों में, ऐसा नहीं है. इन्वॉल्व्ड इन मेनी थिंग्स, कि बहुत सारी चीज़ों में वो शामिल है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ही एग्जिबिटेड होगा हिज सेंसलेस बिहेवियर एट दैट कॉन्फ्रेंस. तो हमें वो पार्ट चूज करना है, ए बी सी डी में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें दोनों के स्पेलिंग इनकरेक्ट हो. सबसे पहले देखते हैं एग्जिबिटेड. एग्जिबिटेड के स्पेलिंग क्या होंगे? EXHIBITED. ठीक है, TAD की बजाय TED. और सेंसलेस के स्पेलिंग क्या होंगे? SENSELESS.
ठीक है, ये होंगे सेंसलेस की स्पेलिंग की उसने दर्शाया, क्या दर्शाया, एग्जिबिट मतलब दर्शाना, क्या दिखाना, अपना सेंसलेस बिहेवियर, यानी कि उसको ज़्यादा समझ नहीं है चीज़ों की, ये उसने कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर दिया। अब हमें देखना है जहाँ पे दोनों स्पेलिंग करेक्ट हो, तो देखो फर्स्ट में एग्जिबिटेड तो करेक्ट है बट सेंसलेस का सांसलेस बना दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगेन एग्जिबिटेड करेक्ट है, सेंसलेस करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एग्जिबिटेड, यहाँ पे एग्जिबिटेड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, EXHI होगा, और सेंसलेस, सेंसलेस तो करेक्ट है, एग्जिबिटेड इनकरेक्ट है, और यहाँ पे एग्जिबिटेड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, EXHE नहीं EXHI होता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गए। सेंसलेस की स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कि C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा और A भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। She became frantic as she lost her purse. Frantic मतलब बहुत परेशान हो जाना, गुस्सा हो जाना, ठीक है, वो बहुत गुस्से में आ गई because she lost her purse, क्योंकि उसका पर्स खो गया। कहाँ पे? On the busy street of the markets. मार्केट की भीड़ भाड़ में उसका पर्स खो गया, ठीक है। तो हमें फ्रैंटिक का सिनोनिम बताना है। फ्रैंटिक मैंने आपको बता दिया, गुस्सा हो जाना, उत्तेजित हो जाना, डेस्परेट हो जाना किसी चीज़ के लिए। तो हेक्टिक, हेक्टिक मतलब व्यस्त हो जाना। कंपोज्ड, कंपोज मतलब किसी चीज़ से बनना या फिर कुछ चीज़ को कलेक्ट करना, संतुलित करना। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, बहुत ही बोल्ड, डेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट बचता है एजिटेटेड, जिसका मतलब होता है क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, परेशान होना, ठीक है, तो वो होता है एजिटेटेड। तो हमें फ्रैंटिक, क्योंकि वो चिड़चिड़ी हो रही थी, परेशान हो रही थी, उसका पर्स खो गया, तो एजिटेटेड भी उसी को रेफर करता है। ऑप्शन डी एजिटेटेड इज करेक्ट। हाउ डू यू थिंक द इंटरनेट हैज इन्फ्लुएंस्ड हाउ वी यूटिलाइज न्यूज एंड मीडिया? तो हमें यहाँ पे बोल रहा है राइटर कि आपको क्या लगता है कि इंटरनेट ने कैसे प्रभावित किया है हमारा न्यूज और मीडिया के प्रति का नजरिया। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड की बजाय क्या आ सकता है करेक्ट फॉर्म? चलिए देखते हैं। हैज़ मैनेज द पैटर्न्स वी इंजेस्ट, कि किस तरीके से हम इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं क्या न्यूज़ और मीडिया को। तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। हैज़ रिवोक्ड, रिवोक्ड मतलब उठाना किसी चीज़ को, जैसे कोई लॉ है उसको हटाना, तो ये इनकरेक्ट है। हैज़ मेंटेन्ड हाउ वी रिसीव, कि उसने बनाया है कि किस तरीके से हम न्यूज़ और मीडिया को लें, इनकरेक्ट है। हैज इम्पैक्टेड द वे वी कंज्यूम न्यूज एंड मीडिया, ऑप्शन डी करेक्ट बैठ रहा है कि इसने प्रभाव डाला है कि हम किस तरीके से न्यूज और मीडिया को कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाला है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब रीअरेंजमेंट का करेक्टर है, क्वेश्चन है एंड द चैलेंजेस फेस्ड इन इट्स, और उसके किसी चीज़ में कुछ करने में, कुछ किसी चीज़ में उसके जो चैलेंजेस आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। द रिपोर्ट डिस्कसेस, कोई रिपोर्ट है वो डिस्कस कर रही है, वो चर्चा कर रही है किसके बारे में? द स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कि रिन्यूएबल एनर्जीज की क्या स्थिति है। तो हमें एक चीज़ तो क्लैरिटी मिल गई कि क्यू के बाद में आर स्टेट आएगी, क्योंकि रिपोर्ट डिस्कस कर रही है, और क्या चीज़ डिस्कस कर रही है? द स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, की रिन्यूएबल एनर्जीज की क्या स्थिति है। तो देखो क्यू के बाद में आर यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे क्यू के बाद में आर आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद में पी आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद में आर आ रहा है। तो ए और सी एलिमिनेट हो गए, बच गए हमारे पास बी और डी। अब हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा क्यू है या नहीं है, क्योंकि पी तो फर्स्ट नहीं है, क्यू की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट होने की। तो अब अगर हमें हमारा पी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है तो ऑप्शन डी भी गया, क्योंकि एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि पहले कोई बात होगी, यानी कि हमारा आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन बी QRPS। देखो द स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन अलोंग विद पोटेंशियल सोल्यूशन, कि उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको किस तरीके से लागू किया जाए, और उसका एक सोल्यूशन क्या मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे कोई रिपोर्ट है, उसके बारे में बात की जा रही है। द रिपोर्ट डिस्कसेस द स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड द चैलेंजेस फेस्ड इन इट्स implementation along with potential solution, यानी कि QRPS, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीनाक्षी called out for the neighborhood to get support for her campaign। अच्छा, यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि मीनाक्षी ने अपने नेबरहुड में, नेबरहुड क्या होता है? अपने अड़ोस पड़ोस में, उसने अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने सोसाइटी में मदद के लिए पुकारा, मदद के लिए सपोर्ट मांगा, उनसे प्रयास करा कि वो लोग मेरी मदद कर सकें, ठीक है। तो
अपने कैंपेन के लिए। तो कॉल्ड आउट फॉर द नेबरहुड नहीं होगा, क्या होगा, कॉल्ड अराउंड द नेबरहुड। देखते हैं, कॉल्ड बाय द नेबरहुड, कॉल्ड ऑफ द नेबरहुड, इन द नेबरहुड, कॉल्ड अराउंड द नेबरहुड, कि अपने अड़ोस पड़ोस में सब लोगों से उसने मदद मांगी। सो ऑप्शन डी, कॉल्ड अराउंड द नेबरहुड इज करेक्ट। इंडिस्पेंसिबल का हमें सिनोनिम बताना है। तो पहले आपको इंडिस्पेंसिबल का मतलब पता होना चाहिए। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, अत्यंत आवश्यक, क्रूशियल, एसेंशियल। ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज के तबाह कर देना, विनाश हो जाना। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ड्रास्टिक एकदम प्रचंड, सडन। और इनवेरिएबल यानी कि अपरिवर्तनीय, जो चीज चेंज नहीं हो सकती, नेवर चेंजिंग, जो कि स्थिर है, वो होगी इनवेरिएबल। तो यहाँ पे हमें बात करनी है कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो क्या हो गई, इम्पेरेटिव। ऑप्शन बी, इम्पेरेटिव इज करेक्ट। सूद, सूद का हमें सिनोनिम बताना है। तो सूद का मतलब होता है शांत होना, एकदम काम हो जाना, रिलैक्स हो जाना। ठीक है, वो गया सूद। मूव मतलब हिलना डुलना। पैसिफाई मतलब शांत करना किसी चीज को, किसी को शांत करना। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना। और एस्केलेट मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, पैसिफाई इज करेक्ट। After he let the cat out of the bag about the surprise party, it was no longer a secret. Let the cat out of the bag की बजाय हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आपके पास में सीक्रेट था, कोई कॉन्फिडेंशियल बात थी, आपने उसको उजागर कर दिया, सबके सामने जाहिर कर दिया। बोल रहे हैं कि जब उसने सरप्राइज जाहिर कर दिया पार्टी के बारे में, तो वो उतना कोई सीक्रेट रह नहीं गया। ठीक है। तो मर्मर इन द ईयर्स की कानों में फुसफुसाना, कुछ रिवील अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शो ऑफ टू हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों में दिखावा करना। टेक द गिफ्ट्स एंड ब्रैग तोहफे लेके उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना कि अरे उसने तो मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी दी है, उसने तो मेरे को इतना कुछ दिया है, ऐसा करना। सो ये यहाँ पे ए, सी और डी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्वर, फर्वर का मतलब होता है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। फर्वर का मतलब होता है जोश, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, पैशन, एंथुजियाज्म। तो अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। हेट्रेड मतलब नफरत करना, घृणा करना। एंथुजियाज्म, फॉरवर्ड का सिनोनिम भी एंथुजियाज्म होगा, एक्साइटमेंट, जिज्ञासा, उत्सुकता। डिस्गस्ट मतलब घृणा। तो ऑप्शन सी, एंथुजियाज्म इज करेक्ट। ही टेंड्स टू पुट ऑफ डूइंग हिज वर्क अंटिल द लास्ट मिनट। अब पुट ऑफ जो है यहाँ पे दर्शाता है पुट ऑफ डूइंग हिज वर्क, कि अपने काम को अंत समय तक टालना, प्रोक्रास्टिनेट जिसको बोलते हैं। लीविंग इंपॉर्टेंट टास्क अनफिनिश्ड एंड कॉजिंग हिमसेल्फ अननेसेसरी स्ट्रेस, जिसकी वजह से उसके बहुत महत्वपूर्ण जो टास्क हैं वो अनफिनिश्ड रह जाते हैं, वो कंप्लीट होते ही नहीं, इनकम्प्लीट रह जाते हैं, और वो खुद को, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल लेता है। जब आपका काम कंप्लीट नहीं होएगा, आपकी डेडलाइन नज़दीक आ चुकी होगी, तो आप स्ट्रेस में आएंगे। तो पुट ऑफ डूइंग हिज वर्क को हम डिक्लाइन नहीं कहेंगे। डिक्लाइन मतलब कम कर देना, रद्द कर देना, मना कर देना। एडजर्न मतलब ब्रेक लेना। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट मतलब कि टाल मटोल करना। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, सी, प्रोक्रास्टिनेट इज करेक्ट। इफ देयर वॉज सच अ थिंग एज परफेक्ट फूड, एग्स वुड बी अ डैश। बोल रहे हैं अगर ऐसी कोई चीज होती जिसको हम परफेक्ट फूड कहते, तो एग्स शायद उस कैटेगरी में आ सकते थे। वुड बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, परफेक्ट सोर्स हो सकता है, अ सोर्स हो सकता है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, पर एग है वो चीज। दे आर रेडिली अवेलेबल, वो हमें आराम से मिल जाते हैं। इजी टू कुक, पकाने में आसान होते हैं। अफोर्डेबल मतलब उनकी कीमत बहुत महंगी नहीं होती। एंड पैक्ड डैश प्रोटीन, तो पैक्ड विद प्रोटीन होगा क्योंकि प्रोटीन से भरे हुए होते हैं।
An egg is meant to be something that has all the right ingredients. बोल रहे हैं egg इस तरीके का एक चीज़ है, इस तरीके का एक प्रोडक्ट है जिसमें सारे सही मात्रा में इंग्रेडिएंट्स हैं टू ग्रो एन ऑर्गेनिज्म. अब मुर्गी जो है वो अंडे से ही बनती है, तो अंडा बेसिकली उसकी एम्बियोटिक सैक है जिसके अंदर में, जैसे इंसानों की एम्बियोटिक सैक होती है जिसके अंदर बच्चा पलता है, पनपता है, तो वैसे ही अंडा वो चीज़ है क्योंकि वो एक ग्रोथ हार्मोन्स, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें एक बच्चा बन सकता है, डेवलप हो सकता है. दैट मीन्स उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स जो भी हमें चाहिए वो सारे उसमें मौजूद हैं. सो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी न्यूट्रिएंट डेंस. तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे होंगे भरपूर मात्रा में. Eating eggs alongside other food can dash our bodies absorb more vitamins too. बोल रहे हैं अगर हम दूसरे खाने पीने की चीज़ों के साथ में अंडों को खाते हैं तो वो हमारी बॉडी की सहायता कर सकता है कि हम उस बाकी खाने में जो विटामिन्स हैं उनको भी कंज्यूम कर पाएँ, एब्जॉर्ब कर पाएँ. फॉर एग्जाम्पल, one study found that adding an egg to a salad can increase how much vitamin E we get from the salad. बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे एक स्टडी में ये पाया गया कि अगर हम सैलेड में, अपना जो सैलेड खाते हैं ना, उसमें अंडा भी ऐड करें तो उस सैलेड से विटामिन ई हम ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर पाएंगे. अब ऐसा है कि हम खाते चाहे सारी चीज़ें हैं बट हम उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करते. उन वाइटामिन्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें दूसरे एंजाइम्स या फिर कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. जैसे कोई केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमें दूसरी चीज़ों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो इसलिए अगर हमें सैलड में से विटामिन ई एब्जॉर्ब करना है तो हमें एग उसके साथ में कंज्यूम करना चाहिए. But for decades, eating eggs has also been controversial due to their dash cholesterol content. बोल रहे हैं लेकिन दशकों से, कई 10, 20, 30 सालों से, कई सालों से क्या हो रहा है, अंडे का खाने को हम, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इन्वॉल्व है क्योंकि इनके जो कंटेंट है उसको कोलेस्ट्रॉल से रिलेट किया जाता है. Which some studies have linked to an increased risk of heart disease. जो कि कई स्टडीज में पाया गया है कि जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा होगा तो क्या आएगा, हार्ट डिजीज बढ़ जाएंगे. कोलेस्ट्रॉल, येलोइश फैट प्रोड्यूस्ड इन आवर लिवर एंड इंटेस्टाइन्स. कोलेस्ट्रॉल जो कि एक येलो कलर का फैट होता है जो कि हमारे लिवर और इंटेस्टाइन में बनता है. कैन बी फाउंड इन एवरी वन ऑफ आवर बॉडी सेल. बोल रहे हैं तो ये कहाँ पाया जा सकता है, हमारे शरीर के हर एक कोशिका में, सेल में पाया जा सकता है. वी डैश थिंक ऑफ इट एज बैड. हम अक्सर इसको बुरा मानते हैं कोलेस्ट्रॉल पर. आपको पता है कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, गुड और बैड. जैसे डॉक्टर्स अगर आम सामान्य भाषा में समझाएं तो गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है. बैड कोलेस्ट्रॉल आप ये बोल सकते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा जो आप खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, घी, फैटी एसिड्स, तो उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है. लेकिन आप अगर लिमिटेड क्वांटिटी में फैट्स खा रहे हैं और उसके साथ साथ में आप अच्छी एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज ले रहे हैं, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है. बट कोलेस्ट्रॉल इज क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक इन आवर सेल मेम्ब्रेन्स. लेकिन हम अक्सर इसको बुरा मानते हैं, बैड मानते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है. ठीक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इट ऑल्सो इज नीडेड फॉर द बॉडी टू मेक वाइटामिन डी. हमारे शरीर को भी इसकी ज़रूरत है ताकि उससे वाइटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस किया जाए. एंड हॉर्मोन्स एंड द हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ऐसे हॉर्मोन्स के लिए भी ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ देयर वाज सच अ थिंग एज परफेक्ट फूड, एग्स वुड बी अ डैश कंटेंडर, compete, content quickly. तो क्या होंगे? कंटेंडर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. They are readily available, easy to cook, affordable and packed with. For नहीं with. Option B with is correct. Eating eggs alongside other food can dash our bodies absorb more vitamins too. Can क्या कर सकते हैं? Interrogate. Interrogate मतलब पूछताछ करना. Abate मतलब कम करना या घटाना.
क्वेश्चन मतलब सवाल जवाब करना, प्रश्न करना, और हेल्प मतलब मदद करना। तो यहाँ पे मदद करने की बात आ रही है, सो ऑप्शन डी हेल्प इज करेक्ट। बट फॉर डेकेड्स eating eggs has also been controversial to their dash। तो उनके किससे रिलेट की जाती है? उनके शरीर के हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट से। लो से तो नहीं रिलेट की जाएगी, मीडियम से भी नहीं, आइडियल से भी नहीं, किससे? हाई। ऑप्शन डी हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इज करेक्ट। वी नॉर्मली, रिमोटली, एक्साइटेडली, इंटरमिटेंटली। तो क्या होगा? वी नॉर्मली, हम आम तौर पे सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड है। सो ऑप्शन ए नॉर्मली इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।